हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा न्यू सीरीज जिसमें आई गेस जिसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा तुम सभी को, एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक्स। सो बेसिकली एक 400 पेज की बुक एक ऐसी बुक होती है जिसे हम एक बार पढ़ते हैं तो काफी सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आती हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम एक एक बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। एवरी वीडियो विल अबाउट 10 to 15 मिनट्स और हर वीडियो में मैं तुम्हें एक एक पार्ट करके उस पूरी बुक को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। 15 मिनट्स में 100 पेजेस कवर करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से हर चीजों को समझा सकूं। तो आज हम जिस बुक से स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। सो दिस बुक इज लिटरली वेरी अमेजिंग बुक। मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी से स्टार्ट करता हूं बिकॉज आई रिसेंटली कवर्ड दिस बुक। इस बुक में ऑथर ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ह्यूमंस की हिस्ट्री को समझाया है एंड दैट इज वेरी अमेजिंग। सो इस बुक का नाम है सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एंड स्टार्ट करते हैं इस बुक को। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इस बुक को पहले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। इस बुक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये बुक ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके उन चारों पार्ट्स को कवर करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस बुक वेरी अमेजिंगली। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जहां हम देखेंगे कि होमो सेपियंस ने कैसे अर्थ पर डोमिनेट किया। तो चलिए चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे और ये देखते हैं कि कैसे होमो सेपियंस ह्यूमन की स्पीशीज में सबसे यूनिक बन गए। तो अराउंड 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग ने यूनिवर्स को जन्म दिया। तो अगर हम टाइम में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और 3.8 बिलियन साल पहले हमारे अर्थ पर सिंपल ऑर्गेनिजम्स के रूप में लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और फिर अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर पहली ह्यूमन स्पीशीज जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, ये कुछ इनिशियल होमो स्पीशीज थी जो कि होमोजीनस के अंदर आती थी और ये ह्यूमंस की ही स्पीशीज थी। लेकिन 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस एग्जिस्टेंस में आए इन ईस्ट अफ्रीका। यस, हम। लेकिन क्या था जो हमें बाकी ह्यूमंस की स्पीशीज से अलग बनाता था? ऐसा क्या था होमो सेपियंस में जो बाकी सारी स्पीशीज गायब हो गई लेकिन हम सरवाइव कर गए? So according to the author, इस चीज का जवाब हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में ही छुपा है, दैट इज द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा टाइम था जब 70,000 साल पहले ह्यूमंस खुद को डेवलप कर रहे थे। उस टाइम पर होमो सेपियंस ने सोचने और कम्युनिकेट करने जैसी एबिलिटीज को एक्वायर किया और होमो सेपियंस जो इस टाइप की चीजों को डेवलप कर रहे थे, इससे उन्होंने सपने देखने, चीजों को सोचने और साथ मिलकर काम करने की एबिलिटीज को डेवलप किया। और एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज जो कि होमो सेपियंस ने डेवलप की वो थी लैंग्वेज। जबकि दूसरे जानवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, उस टाइम पर होमो सेपियंस एक दूसरे से बात करते थे, वो भी उन सब चीज़ों के बारे में जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ये काफ़ी ज़्यादा छोटी बात लग सकती है बट इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी चेंज। इसका मतलब ये था कि अब कहानियाँ, मिथ्स और इन सारी चीज़ों के द्वारा लोगों को एक साथ लाया जा सकता था। जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके बारे में बताकर लोगों को एक साथ लाकर एक साथ किसी एक कॉमन गोल पर काम कराया जा सकता था। तो अब हम इसे एक बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट्स सी कि एक अर्ली ह्यूमंस का ग्रुप मैमथ का शिकार करने जा रहा है। अब इस शिकार को करने के लिए उन्हें प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें साथ में काम करना पड़ेगा जिससे कि ये शिकार सफल हो पाएगा। स्टोरीज के जरिए उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, जैसे कि बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स कहाँ पर हैं, जैसे कि बेटर टूल्स कैसे बन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि हंटिंग में हेल्प कर सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मिथ्स और स्टोरीज के शेयर करने का था वो ये था कि होमो सेपियंस ने एक दूसरे के बीच ट्रस्ट डेवलप किया। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ में काम करने के लिए ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बाकी ह्यूमंस की स्पीशीज में नहीं था। अभी तक हमने देखा कि जो होमो सेपियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा
अलग काम कर रहे हैं, उनके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उनके अंदर ट्रस्ट जैसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो कि बाकी ह्यूमन स्पीशीज़ नहीं कर पा रही थी। और जैसे जैसे लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप हुआ, होमो सेपियंस के बीच में ट्रस्ट डेवलप हुआ, वैसे वैसे उन लोगों के साथ में काम करने की जो क्षमता थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। अब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि मिथ्स को शेयर करना तो हो गया था, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी के साथ कोई स्टोरी या कोई मिथ शेयर कर रहे हैं तो उस पे बिलीव करवा लेना। तो होमो सेपियंस ने ये एबिलिटी सीखी कि जब कोई चीज़ हमें सुनने को मिलती है, लाइक अ मिथ, लाइक अ स्टोरी, टू बिलीव इन इट। ये केवल गॉड्स के बारे में, फेरीज के बारे में, मिथ्स के बारे में नहीं, बल्कि ट्राइब्स के बारे में, नेशंस के बारे में और यहाँ तक कि मनी के बारे में भी था। नाउ थिंक अबाउट इट, पैसा बेसिकली आखिर है क्या? इट्स जस्ट अ स्टोरी। अब इस स्टोरी में बाकी स्टोरीज से डिफरेंस ये है कि इस स्टोरी पर बाकी सारे लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि ये एक पीस ऑफ पेपर बहुत ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है, जबकि दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और यही मिथ्स पर विश्वास रखने वाली चीज और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कोऑपरेशन के अंदर। जब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट डेवलप हुआ, पैसे जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी एग्जिस्टेंस में आने वाली थी। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हुए होमो सेपियंस ने बड़ी ग्रुप्स में, बड़ी संख्या में अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, जबकि बाकी सारी स्पीशीज जो कि इन सब चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटे ग्रुप्स में रहती थी, अलग अलग बिखर के रहती थी। होमो सेपियंस ने साथ में रहने पे फोकस किया। होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज थी जिसने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी डेवलप करी। ये जो मिथ्स एक दूसरे के बीच में शेयर होते थे, इस वजह से उन्होंने काफी सारी चीजें और डेवलप करी, जैसे कि लीगल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इन सारे मिथ्स जो कि हमें पढ़ाए गए हैं, जो कि हमें बताए जा रहे थे, उस वक्त होमो सेपियंस एक दूसरे को जो मिथ्स बता रहे थे और उसी के थ्रू लीगल इंस्टीट्यूशंस, लीगल रूल्स का जन्म हुआ, जिसमें वो लोग एक दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर रूल डालते थे। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को और जन्म दिया, दैट इज द सिंबॉलिक थिंकिंग, जहां पर हम सिंबल्स एंड आइडियाज के थ्रू एक दूसरे को चीजें समझाते थे। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम आर्ट और सिंबल्स के थ्रू समझा पा रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट। ये एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स का कारण बना, एंड दैट डिफाइंड द ह्यूमन सोसाइटीज। सो हरारी ने इस पूरी बुक में काफी सारे एग्जाम्पल्स का यूज किया है, जिस वजह से ये बुक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। जिसमें से एक एग्जाम्पल बुक को स्टार्ट करते ही आपको मिलेगा, दैट इज एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। सो बेसिकली हरारी ने ये चीज डिस्कस करी है कि होमो सेपियंस में एक बहुत ही ज्यादा अलग चीज देखी जा रही थी, जो कि हमने पहले भी देखा, दैट दे थिंक अबाउट द थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट, जो कि सर्वाइवल के लिए रेलेवेंट भी नहीं है। होमो सेपियंस वो सारी चीजें सोचते थे। एक इंस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो एक ट्राइब एक ऐसे एंसेस्टर, एक ऐसे मिथ पर बिलीव करता था जो कि उनके ऊपर राज करता है या फिर उनके होने का कारण है, दैट इज अ क्रिएटर। बट इस चीज का एक फायदा होता था कि दिस यूनिफाइड देयर कम्युनिटी। वो ग्रुप्स में रहना स्टार्ट करने लगे बिकॉज दे थिंक दैट दे ऑल आर मेड बाय अ सिंगल क्रिएटर। दे बिलीव इन अ मिथिकल एंसेस्टर और अ स्पिरिट एनिमल, जो कि हमें आज भी दिखाई देता है। अगर हम एक दूसरी स्टोरी पर चलें तो दैट इज द ट्री ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर जो ट्री ऑफ नॉलेज का मतलब है वो हरारी के नैरेटिव से ये है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बिगन टू डेवलप। और अब ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम ह्यूमंस यानी कि हम होमो सेपियंस कुछ ऐसी चीजें सोच रहे थे, कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो कि उस टाइम हमारे सर्वाइवल के लिए रेलेवेंट थी ही नहीं। वी क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, और यही क्यूरियोसिटी आगे चलकर इनोवेशन और प्रोग्रेस का कारण बनी। तो नाउ इस बुक में हरारी ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल लिया है, दैट इज अ डे इन अ लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। सो अकॉर्डिंग टू हरारी, एडम एंड ईव isn't just a mythical character, isn't just a biblical character, but they are the metaphor for the cognitive leap at that point of time, जो कि humans ने किया। So Adam and Eve पहले इंसान थे जिन्होंने good और evil की knowledge acquire की, and this depicts the development of their self-awareness and consciousness। अब उन्हें moral choices choose करने की, उन्हें अपने existence पर सवाल करने की ability प्राप्त हुई, और ये होमो सेपियंस का एक बहुत ही ज्यादा important turning point था। अब हरारी ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल का यूज किया है, दैट इज द फ्लड, जो कि बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिथ है काफी सारे कल्चर्स के बीच में, और ये इस चीज को दिखाता है कि कैसे अर्ली ह्यूमंस के अंदर अब कलेक्टिव इमेजिनेशंस की पावर आ रही थी, कैसे वो किसी एक चीज को काफी ज्यादा कलेक्टिवली सोच पा
पा रहे थे, एंड दिस टू इवन मेक सेंस अबाउट अ नेचुरल फिनोमेना एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और फ्लड एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट इज द सेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटी इन ह्यूमंस माइंड, जो कि ह्यूमैनिटी की अवेयरनेस को दिखाता है और उससे सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझने की ताकत भी आ रही थी। और इससे हमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझने में मिल रही थी, और हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे उस टाइम पर हमें चीजों से लड़ने का, चीजों को समझने का, और अगर कोई अननोन चीज हमारे ऊपर आती है तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है, ये सारी चीजें होमो सेपियंस सीख रहे थे। सो इन द कंक्लूजन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन एक काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट था इन द ह्यूमंस हिस्ट्री। ये होमो सेपियंस को काफी सारी चीजें डेवलप करने में हेल्प किया, जैसे कि थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिंग मिथ्स, ट्रस्ट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर होमो सेपियंस ने इनोवेशन सीखा, यहाँ पर होमो सेपियंस ने क्वेश्चंस करना सीखा अपने एग्जिस्टेंस पर, अपनी सराउंडिंग पे, और काफी सारी ऐसी चीजें जो कि उनके साथ हो भी नहीं रही थी, जो कि उनके सर्वाइवल से रेलेवेंट भी नहीं थी, उन्होंने वो चीज सीखी। एंड दैट इज द थिंग जो कि बाकी ह्यूमन स्पीशीज से होमो सेपियंस को डिफरेंट बनाता था। और ये सारी एबिलिटीज सिर्फ हमें बाकी ह्यूमन स्पीशीज से अलग ही नहीं बनाती थी, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही ज्यादा अहम पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी तक हम चीजों को उगाना नहीं सीख पाए हैं, हम केवल चीजों को मार कर खा रहे हैं, और इन सब चीजों से हम डेवलप नहीं करेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज द पार्ट जहां पर हम काफी सारी ऐसी चीजें सीखेंगे दैट बिल्ड द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज कमेंट डाउन कि तुम्हें कैसा लगा, और अगर तुम्हारे माइंड में कोई और बुक है तो तुम ये भी कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, बिकॉज वहां पर काफी अच्छा कंटेंट आता है, और सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने थॉट्स क्या है, तुम्हारे थॉट्स इस ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर, वो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर तुमने सेपियंस पढ़ रखी है तो तुम्हारे माइंड में क्या चीजें आती हैं तुम नीचे कर सकते हो डिस्कस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पार्ट। जल्द ही पार्ट आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।